आवाज आ रही है? तो आज हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज लाइक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी स्टडी करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज TIR। सबसे पहली बात यह है कि दिस फिनोमेना can occur only from denser to rare. Means light ray make incident angle in denser and refracted angle in rare medium। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम ये याद रखें कि TIR happens from D to R। TIR कभी ना R to D नहीं होता, ये D to R ही होता है। इतना नोट डाउन कर लोगे, देन वी विल मूव फॉर अनदर टॉपिक जो इसकी रियलिटी है, मैथमेटिकल ग्राउंड क्या है इसका। लिख लिया इतना? लेट्स कंसिडर कि दिस इज डेंसर मीडियम, लेट्स कंसिडर कि ये डेंसर मीडियम है। एंड यहां से कोई इंसिडेंट रे जा रही है, यहां से कोई इंसिडेंट रे जा रही है, यहां से कोई इंसिडेंट रे जा रही है, और यहां से कोई इंसिडेंट रे जा रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देयर आर सम पॉइंट लाइक O, A, B एंड C। तो म्यू ऑफ डेंसर टू रेयर होता है साइन इन द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय साइन इन द डेंसर मीडियम।
So consider here और कंसीडर करने के बाद ये देखो कि जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ आएगी वो तो जीरो एंगल बनाएगी, यानी नॉर्मल है, तो अनडेविएटेड चली जाएगी नॉर्मली। लेकिन यहाँ जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम अगर θ1 बोल रहे हैं, तो रेयर में रे थोड़ा सा θ2 बना के जाएगी, दैट्स अ मोड। तो तुम ये भी देख सकते हो कि इस कंडीशन से हमें एक चीज पता चली, थीटा इन रेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इन द डेंसर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म आएगा ऑलवेज, किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए तो कांस्टेंट आएगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसर में भी एंगल बढ़ेगा। इट मीन कि अगर θ1 यहां पर जाके θ2 हो जाता है, तो θ1 से θ2 ज्यादा है, और जितना दूर जाएगा तो ये ज्यादा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये झुकाव भी ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, ये 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो जब θ1 ज्यादा है तो इसके करस्पॉन्डिंग θ2 ज्यादा है, और θ3 और ज्यादा हो गया तो θ4 और ज्यादा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक समय आएगा जब ये θ2 ये θ4 धीरे धीरे बड़े होते होते एक समय पर 90 डिग्री बना लेंगे, और दिस रे विल बी लाइक कि ये यहाँ 90 डिग्री अचीव कर लेगी पहले। जब ये 90 डिग्री अचीव कर लेगी, then the angle made in the denser is called as critical angle। ये क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो TIR की डेफिनेशन नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल के हाउ TIR टेक्स प्लेस। नाउ आई एम ड्राइंग अ ब्लू कलर रे, और इसके बाद अगर कोई भी जगह आती है, इस जगह ये जो एंगल आया, दिस एंगल इज ग्रेटर देन θc। अगर डेंसर में ऐसा हो जाएगा तो वापस रे उसी मीडियम में आ जाती है। देन दिस ब्लू लाइन शोज अस कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ TIR। ये TIR। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ TIR कि TIR क्या करता है, इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम एंड बाउंस इन द सेम मीडियम, देन वी कॉल दैट फिनोमेना, लाइक यहाँ पे तो मिरर भी नहीं लगा था, बट व्हाई दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट। तो अगर ये रिफ्लेक्ट कर गई है तो इसका नाम हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा हमेशा डेंसर में ही होता है, ऐसा कभी रेयर में नहीं होता। अब बात ये आती है कि ऐसा रेयर में क्यों नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि अगर इसको जस्ट हम अपोजिटली थिंक करें, लाइक दिस इज अ ऑब्जेक्ट और दिस इज लाइट इंसिडेंट रे, सोच के अगर देखा जाएगा तो नियर द नॉर्मल आएगी, और भी सोच के देखोगे तो और नियर द नॉर्मल आएगी। तो कभी ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनेगी कि ये लाइट रे वापस अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ जाए। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि TIR को कम से कम बच्चा पहले ये याद रखे कि TIR फिनोमेना क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट TIR किस मीडियम से किस मीडियम के लिए होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो TIR को हमें हमेशा सोचना पड़ता है। कब सोचना पड़ता है? जब कोई लाइट रे इंसिडेंट के रूप में किस मीडियम में आ रही हो, डेंसर मीडियम में, तो हमें TIR के बारे में काफी कुछ सोचना पड़ता है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि इन TIR लाइट रे इंसिडेंट from denser medium and refracted ray refracted ray and emergent ray
bounce in the same medium. Bounce in the same medium. Tensor. Medium denser. ठीक है. This happens. This happens when angle made in denser media is greater than the critical angle. ये तब होता है जब कम से कम थीटा जो इंसिडेंस है दैट ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल. तो बात आती है कि क्रिटिकल एंगल क्या है. देख रहा है ना. एक बॉटल पानी भर दे. चलो नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं इन TIR when the light ray traveling from denser to rarer angle of incidence greater than the critical angle then light ray bounce in the same denser medium. Then the light ray bounce in the same denser medium. Bounce in the same denser medium, and this is called as TIR. All right. This is called the TIR. हाँ जी.
हाँ लिख लिया ना भाई। तो जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है ना इंसिडेंट एंगल, देन इट फॉर्म द फेस ऑफ द एयर। और वैसे भी जो डायग्राम बना हुआ है, जैसा मैंने बहुत आराम से बनाया हुआ है, ऐसा होता है कि थीटा वन के करस्पॉन्डिंग थीटा टू है, तो अगर थीटा टू ज्यादा हो जाएगा तो थीटा फोर भी ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे ज्यादा होते होते पहले 90 डिग्री कौन अचीव करेगा, तो पहले रेयर में बनने वाला एंगल ही 90 डिग्री अचीव करेगा। अगर वो अचीव करेगा तो इसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं बच्चों को अपने, कि नाउ यू कम टू नो कि किस तरीके से टीआईआर होता है। चला आगे। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या अभी? अभी दिख रहा है क्या क्रिटिकल एंगल? हाँ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब डेंसर में बनने वाला एंगल कुछ इस तरीके का हो कि ये जो इमर्जेंट रे है या जो रिफ्रैक्टेड रे है, इट बिकम पैरेलल टू इंटरफेस। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 बन जाए तो उसके साथ जो इंसिडेंट एंगल बना है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। नाउ कम टू नो इसे कैसे लिखा जाए। तो हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium if refracted ray becomes parallel to इंटरफेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल, 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ऊपर लिखा हुआ है, आप बोलो यार क्या कह रहे हो। वो बस क्रिटिकल एंगल के बस ऊपर वाला लाइन बस नहीं दिख रहा है और सब दिख रहा है। इफ सेपरेट से दिख रहा है अच्छा से, इफ रिफ्लेक्टेड से। अच्छा तो लिखो क्रिटिकल एंगल के बाद लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम angle of incident in denser medium if refracted ray become parallel to interface। हो गया सर। हाँ इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि बिकम पैरेलल टू इंटरफेस मतलब
कि जो 90 डिग्री एंगल बनाए रेयर मीडियम में, उसको भी हम वही कह रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यही होता है, ठीक है। तो उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है जब 90 डिग्री बन रहा होता है। ऑलराइट, अब बताओ यहाँ दिख रहा है? हाँ सर। और यहाँ दिख रहा है? यहाँ हाँ। ठीक। तो सपोज करते हैं कि दिस इज लाइक इंटरफेस। कोई नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो वो तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई लाइट रे आ रही है, लेकिन जब लाइट रे ने इंटरफेस के साथ इस जगह पर एक इमरजेंट रे बनाई जो कि पैरेलल टू सरफेस है, अगर ये पैरेलल टू सरफेस है तो ये तो थीटा सी है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसकी एक खास बात होती है क्रिटिकल पॉइंट की, अगर तुमने सामने एक प्लेन मिरर लगा दिया ना, तो जब ये लाइट रे इस प्लेन मिरर से टकराएगी और वापस जाएगी तो सीधी चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी फॉलो नहीं होती। मेरी बात को समझे कि नहीं इस बात को? समझे सर। जैसे मान के चलो इसके अलावा जैसे कोई रे होती और ऐसे करके बेंड हो रही होती, यहां तुम नॉर्मली एक प्लेन मिरर लगा देते, लाइट रे इधर जाती और फिर वापस इसी के अंदर आ जाती है ऐसे, दिस इज ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। लेकिन अगर यहां तुमने लगा दिया तो अब ये लाइट रे अंदर नहीं जाती, सीधी निकल जाती। सो दिस इज द सेंस कि ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी यहां फॉलो नहीं होती। Hence why it is called as critical point। एक यूनिक पॉइंट का नाम दिया कि क्रिटिकल पॉइंट है। लेट्स से कि इसकी हम मैथमेटिक्स क्या लिख सकते हैं, तो मैथमेटिक्स हमने बताया था कि दिस इज द म्यू डी एंड दिस इज म्यू आर, हमेशा इंसिडेंट रे म्यू डेंसर में आनी चाहिए। नॉर्मली तुम ऐसे लिख सकते हो म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर ये चीज 1 आ गई और म्यू डी बाई म्यू आर इज इक्वल टू आ गया म्यू इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन थीटा सी। इसका सिंपल मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर is inversely proportional to साइन ऑफ या साइन थीटा से, ठीक है। तो तुम एक चीज ध्यान रखो, लाइफ में अगर कोई वाटर एंड एयर आएगा ना तो इसका क्रिटिकल एंगल फिक्स है बेटा, क्योंकि म्यू पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें अगर कभी भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट लेके आओगे तो फिर वो चीज वहां पे टीआईआर करेगी। तो ये चीज सबको पता चल गई कि क्रिटिकल एंगल हमेशा फिक्स्ड होता है, ये म्यू पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब लेट्स सी कि काफी लोग ये कहते हैं कि ये जो डायमंड्स है, वैसे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, ऐसे ही बता रहे डायमंड है, तो डायमंड का पैसा इसलिए नहीं लगता कि वो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास तो बहुत तरीके के बहुत जगह पाए जाते हैं, नॉट लाइक दैट। इसलिए मिलता है कि इस ग्लास का जो म्यू है वो एयर के साथ फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा सी भी इस मटेरियल का फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी है। ऐसा भी लिख सकते हो थीटा सी इक्वल टू जो आएगा इट इज लाइक साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। तो जो कारीगर और जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर इस हीरे की प्राइस बढ़ाने के लिए इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करते समय वो ये जज करने की कोशिश करते हैं कि लाइट अगर एक बार एंटर कर गई ना
तो अभी लाइट इसके अंदर ही घूमती रहेगी, अभी लाइट बाहर की तरफ नहीं जाएगी। और जब बाहर की तरफ नहीं जाएगी लाइट, तो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि ऐसा सबको पता है कि जब डेंसर में कोई भी इंसिडेंट एंगल थीटा से ज्यादा होगा ना, थीटा सी से, तो हमेशा उसके अंदर ही घूमता रहेगा। यानी अभी क्या कर रही है लाइट रे, इसके अंदर टीआईआर कर रही है। अगर ये टीआईआर कर रही है तो हीरे की जो कीमत है ना डायमंड की, दैट इज बिकॉज ऑफ उसकी शाइनीनेस। वैसे वो कुछ और नहीं था, दैट्स अ वेरी सिंपल ग्लास। लेकिन इस ग्लास को जब हमने इस फॉर्म में बनाया ना, तभी वो चमक रहा है। तो जब वो चमकने लगा तो उसका वर्किंग जो है, दैट्स अ बेस्ड ऑन टीआईआर। बात को समझ रहे हो? यस सर। अब हमने देखा कि हाँ ये चीज क्लियर हो गई, तो हम बैक टू इसी पे आ जाते हैं कि ऐसे तो टीआईआर की बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन टीआईआर का सबसे अच्छा चीज होता है कि कम से कम बच्चा ये याद रखे कि हमेशा D2R होता है, डेंसर टू रियलर। अब हम चलते हैं आगे इसके 1-to-1 एप्लीकेशन पे। ध्यान रखना, इसके बाद अगर कोई भी रे जाती है तो उस रे का ये एंगल ज्यादा होगा, और ये एंगल ज्यादा होगा तो रे इस तरीके से वापस आएगी। तो हमने जैसे एप्लीकेशन नंबर 1 देखा, इसमें लिखने की कोशिश की कि कोई एक इंटरफेस है, कोई एक इंटरफेस है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फिश को आसमान कितने एरिया में दिखाई देगा। तो इस फिश से अगर पूछा जाए कि बेटा ये बताओ रानी, अगर कोई इंसिडेंट रे जा रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ऐसे चली जाएंगी, तो रानी बोलेगी एग्जैक्टली, ये क्रिटिकल पॉइंट है। और रानी से ये पूछोगे कि इसके बाद है तो रानी कहेगी वो तो वापस आ जाएगी। तो ये रे रानी की वापस आ गई। और इसके पहले अगर रानी से पूछो कि इसके बीच में क्या चल रहा है, तो रानी कहेगी ऐसा लग रहा है कि बाकी की ये जितनी भी रे है ना हमारी, ये सब आसमान को छू रही है, ये अर्श को छूती हुई जा रही है, आसमान को छू रही है। तो पता ही है कि जो चीज आसमान को छुएगी वो वापस भी आ सकती है ऐसे करके। तो आसमान उसको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आसमान के दिखने का एक नजरिया है। आसमान सिर्फ उसको इन पॉइंटों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, आसमान सिर्फ इतने में दिखाई दे रहा होगा, यानी सरफेस पे एक सर्कल बन के तैयार हो गया होगा। और उसके सर्कल के अंदर ये जो आसमान का व्यू है वो दिखाई दे रहा होगा। ऐसा सिर्फ मछली के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हर उस क्रिएचर के साथ होगा जो पानी के अंदर जाके देखेगा। तो हमने कहा कि अगर पानी के अंदर जाके देखेगा तो हमें सर्कल दिखाई देगा, सर्कल से ही आसमान दिखाई देगा। हाँ, तो आसमान पूरा लिमिटलेस दिखाई नहीं देता, इट इज इन अ सर्कल फॉर्म के सर्कुलर लूप में दिखाई देता है। तो कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि इस सर्कल का एरिया कितना होना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि देखो एरिया निकालने के लिए अगर हमने इस पॉइंट को सेंटर मान लिया तो यहां से यहां तक ये रेडियस आर होगी। बंदा कहता है हाँ ठीक है हो गई, और बंदा यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल भी बना लेता है, इसका नाम है थीटा सी। और फिर वो कहता है कि जब ये थीटा सी हो सकता है तो ये भी तो थीटा सी होगा सर। हमने कहा ये भी थीटा सी होगा, इस वाले ट्रायंगल में ये भी तो थीटा सी आएगा। हमने कहा हाँ ठीक है थीटा सी आ गया। तो वो कहता है अब तो क्लियर है, टेन थीटा सी इज इक्वल टू आएगा रेडियस डिवाइडेड बाई आएगा कितने डेप्थ पर है। तो अगर वो डी डेप्थ पर है तो डिवाइडेड बाई डी कर दो। अब बंदे ने कहा कि हमें पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालना है, तो पहले हमें टेन थीटा निकालना जरूरी है। सो अभी थोड़ी देर पहले हम एक चीज पढ़े थे, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे सर। और ये अगर थीटा सी है तो ये 1 हो सकता है और ये म्यू हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लेके आए तो टेन थीटा की वैल्यू हमें ट्रायंगल से मिलेगी 1/,
अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई डी। आर बाई डी, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने ना मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू सिंपल ऐसे लिख दो, r इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो देखो जैसे जैसे वो डेप्थ बढ़ाएगा ना नीचे जाते जाते, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें एक चीज पता है कि रेडियस भी क्या होती जाएगी सर्कल की, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये चीज तो फिक्स है। अब अगर किसी को एरिया निकालना है, तो द एरिया ऑफ दिस पाई आर पाई डी स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये एरिया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस चीज में, है ना। तो ये TIR का एप्लीकेशन है कि अगर अपन को कभी भी रेडियस चाहिए तो ऐसा है। अब कभी कभी बच्चे ये पूछता है मेरे से, सर लेकिन जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे ना, वाटर सरफेस से, तो सर्कल ज्यादा होता जाएगा। भाई तुम्हें वो उन सर्कल का एरिया नहीं पूछ रहा है जो हवा में बन रहा है, वो तुमसे उस सर्कल का एरिया पूछ रहा है जो सिर्फ कहाँ बन रहा है, इंटरफेस पर। ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में हमने ना एक छोटा सा बीच में होल कर दिया है। तो तुम अगर नीचे से देखोगे ना इस प्लेन मिरर को, तो इसमें से तो रेज निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ से रेज वापस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट। तो ऐसा लग रहा है कि पानी की सरफेस एक इस लेवल के बाद तो मिरर की तरह काम कर रही है, और उस मिरर से पहले वो कैसा काम कर रही है, जैसे प्लेन मिरर में एक होल हो गया है, इस तरीके से काम कर रही है। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। तो ये चीज क्लियर हो गई तो रखो। सर पानी के अंदर हम लोग मतलब जाकर देखेंगे ऊपर आसमान तो सर्किल में देखेगा दिखेगा। सर्कल में दिखेगा, जब तुम भी जाके देखोगे ना तो इस सर्कल में दिखेगा, क्योंकि जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है ना, उस पे जाने वाली रिफ्रैक्टेड रे ये कभी भी तो अभी ना मुझे ना क्लास के बाद कॉल करना बेटा, है ना, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ अभी। कल यार 7 o'clock तक कर लेना, है ना। ठीक है, उसका कुछ फाइनल हुआ तुम्हारी काउंसलिंग का? ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी बताना मुझे 7 बजे ना। ओके। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन कभी हाइट पूछते हैं ना, तो बंदा कहता है कि अगर मैं भी नीचे जाऊंगा तो ऐसे देखूंगा। तुम सोच के देखो, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि लाइट रे अपने ही पाथ पर रिट्रेस कर सकती है। अब सपोज करो आसमान से रेज ऐसे आ रही होंगी अंदर की तरफ, तो यहाँ से भी तो ऐसे जा सकती है बाहर की तरफ, यहाँ से भी तो आसमान तक पहुंच सकती है ना रे। वो तो एक ही बात है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। एक समय पे क्या हुआ ना, हमारे पास कुछ ऐसी रेज आ गई जिनको हम ऐसा नाम दे रहे हैं, जिनको हम ऐसा नाम दे रहे हैं कि एक रे तो ऐसे चली गई, बट बाकी रे कुछ यूं चली गई, यूं। और कुछ रे हमारी ऐसे चली गई, ऐसे करके ये वाली ऐसे चली गई। तो क्या ये आसमान तक पहुंचेंगे क्या, ये बताओ? नो सर। तो अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहे होंगे, क्रिटिकल एंगल। यहाँ भी क्या बना रहे होंगे, क्रिटिकल एंगल। तो इस सरफेस पे हमें एक सर्कल सा बनता हुआ नजर आएगा, इस सरफेस पे हमें क्या मिलता हुआ नजर आएगा, एक सर्कल सा। उस सर्कल के अंदर वाली सारी की सारी, उसके अंदर हम सारे के सारे अगर ये देखें कि हमें बाकी जितनी भी रे हैं वो आसमान तक जा रहे हैं तो जा रहे होंगे, लेकिन इसके बाहर वाले नहीं जाएंगे, इसके बाहर वाले तो अंदर ही आ जाएंगे। तो समझने की कोशिश करनी है कि हमें नीला कलर जो दिखाई देगा वो सिर्फ इस डिस्क के आकार में दिखाई देगा, और उसकी रेडियस हमने आर मान ली, तो ये डेप्थ हो गई डी,
तुम सोचो अगर ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा। हम ऐसा कह सकते हो tan थीटा सी इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई डी, कह सकते हो। और ऐसा भी कह सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था sin थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो अगर हम इस ट्रायंगल को फॉर्म करें, इस वाले सेंटेंस से ट्रायंगल फॉर्म करें तो 1 आएगा, ये म्यू आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये थीटा सी है। तो क्या इस ट्रायंगल से एक हिंट लेके आ सकते हो कि tan थीटा सी कितना होगा? तो होगा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू r बाई डी। बोलो। यस सर, क्लियर है। तो अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो रेडियस हमें मिल जाती है d डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, और अब हम यहाँ से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनावटीपन में दे दिया जाता है, लाइक दैट वो मछली वगैरह ये सब नहीं पूछता, वो कहता है देयर इज अ लाइट सोर्स, एक बल्ब लगा हुआ है और लाइट सोर्स ऐसे लगा हुआ है, और अगर तुम भी लाइट सोर्स रख लोगे ना बाल्टी में अंदर जाके एलईडी, तो एलईडी से आने वाला जो प्रकाश होगा ना वो तुम्हें एक डिस्क के रूप में दिखाई देगा। तो मैं वो एक डिस्क के रूप में दिखाई देगा। इफ यू वांट टू नो तो मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ, कहाँ पे मैं लिंक भेजूं? अच्छा, उसमें भेज दे रहा हूँ। ये लिंक आ गया है ना? सारे बच्चे जाके तुरंत देख लो, 1 मिनट में दिख जाएगा, 1 मिनट में, जल्दी जल्दी देख लो उसको। चलो चलो, ओपन नहीं हो रहा अरुंधति, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर भेज दूंगा। वैसे तो जाएगी ना TIR, उस पर सर्च करेगी तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें डाल देना TIR डेमोन्स्ट्रेशन इन द लैब तो आ जाएगा। कुछ नहीं करता है वो, एक वैसल टाइप का ऐसे ले लेता है, एक वैसल होती है उसके पास, उसमें पानी डाल देते हैं फुल, और इसमें से लीक करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर एक टॉर्च रख दी जाती है, तो टॉर्च रखने के बाद वो पानी को धीरे धीरे लीक करता है। तो एक समय तो टॉर्च से ऐसे आ रहा होता है लाइट रे, लेजर रखो ना तो लेजर से क्या होगा, एक डायरेक्शन में ही जाएगा, तो एक डायरेक्शन में ऐसे करके लाइट आ रही होती है, लाइट आ रही होती है, आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हो जाता है ना, तो पानी कम होने के बाद एकदम लेजर ऐसे चली जाती है। तो बंदे को तुरंत समझ में आ जाता है कि यार जब लेजर ऐसे चलेगी मतलब
सेम मीडियम में लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। दैट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसा तुम घर पे भी कर सकते हो। बस वो क्या है कि एक टॉर्च, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो अगर अपन उसे पानी में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। सो बेटर वी कैन यूज दी एलईडीज। तो अगर एलईडी यूज करोगे और उसका लेजर होगा तो समझ में आता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ऐसा हर जगह होता है। तो ये चीज है कि अगर कोई एलईडी यहाँ पे रखी हुई है तो उसका जो प्रकाश है ना, वो उसका प्रकाश हर जगह से नहीं आएगा। यहाँ पे पूरा डार्क होगा, अंधेरा होगा, यहाँ भी पूरा डार्क होगा, अंधेरा होगा, क्योंकि लाइट रे अंदर ही चली जाएगी। उसकी वजह से थोड़ा बहुत चमकेगा वो। हाँ, ऐसा है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत चमकेगा। जैसे लाइट ऐसे जा रही है तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है हुआ है, तो कहेगा सर ये भी तो चमक रहा है। तो इसलिए चमक रहा है कि लाइट जा रही है तो फोटोन तो इधर उधर भागेंगे, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफ्रैक्शन का है वो। या यूं मान लो वो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। लेकिन यहाँ पे सर्कल के अंदर ना तुम्हें एकदम शाइनी नजर आएगा, तो तुम कहोगे कि इतनी लाइट तो आ रही है। तो ये चीज तुम्हें देखने को बहुत आराम से मिल जाती है। ठीक है, अब देखो अगला चीज। इट्स ओनली फॉर फन कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कभी पूछा नहीं गया है। जब कोई फिश इधर रहती है ना ऐसे करके, और इससे लाइट रे जब ऐसे जा रही होती है ना, तो एक समय आता है कि वो सेम मीडियम में बाउंस कर जाती है। और मान के चलो कि यहाँ पे कोई मगरमच्छ बैठा हुआ है, तो उसकी आंखों में ये वाली लाइट आ रही है, तो ऐसे ऐसा लगता है कि एक और लाइट रे होती तो मजा आ जाता। तो एक और लाइट रे ऐसे आ रही होती है इसकी आंखों में, तो इसे ऐसा लगता है मानो कि इसकी इमेज जो है ना वो कहीं ऊपर जाके मिल रही है। तो यहाँ पे उसे मछली नजर आती है आसमान में। मगरमच्छ कंफ्यूज हो जाता है कि मैं आगे खाने जाऊं कि ऊपर खाने जाऊं। तो अगर उसने ऊपर की तरफ आंखें उठाई तो उसे ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर वो सीधा देखेगा ना तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, क्योंकि मगर भी किस में है, डेंसर में, और मछली भी किस में है, डेंसर में। तो फिर वो सीधा सीधा देख सकता है उसको। अब ये मत सोचना कि पानी अगर गंदा हुआ गंगा का, तो वो टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि अपन को दूर तक दिखाई ना दो, लेकिन ट्रांसपेरेंट अगर पानी है, अगर मगर सीधा देखेगा तो दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसने ऊपर की तरफ आंख उठाई ना तो उसे मछली यहाँ भी नजर आ रही होगी। तो ऐसे ऐसा लगेगा मैं कहाँ खाने जाऊँ, आसमान में तो जा नहीं सकता। दैट्स अ फिनोमिना ऑफ टीआईआर। वहाँ पे इमेज चेंज हो जाती है। अब अपन चलते हैं कुछ नॉर्मल फिनोमिना पे जो बच्चों ने पढ़े होते हैं। जैसे मेनली एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर को हम ऐसे देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन मिराज, इट इज phenomena mirage is based on TIR, and also looming is phenomena based on TIR, and optical fiber are the phenomena based on TIR. The diamond shining, तो diamond shining is, एक बार आईआईटी में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया था यहाँ से। इट्स अ नियर बाई 2-3 year बैक प्रॉब्लम इन द एडवांस आईआईटी एडवांस, और बंदों की हालत खराब हो गई थी ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि इतनी जल्दी क्वेश्चन बनता नहीं है। बन गया था वहाँ डायमंड शाइनिंग। सो दीज आर दी मेन एप्लीकेशंस जिनको हम जनरली एनसीईआरटी या किसी टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। तो मिराज क्या होता है? तो मिराज को हम कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, ये मृग मरीचिका क्या होती है? तो मृग का मतलब होता है हिरण, और हिरण का नाम ही क्यों लिया गया? बिकॉज ये बार बार थर्स्टी हो जाता है, इसको प्यास बहुत जल्दी लगती है, ये मोर फ्रिक्वेंट पानी पीता है, तो इसलिए इसका नाम, क्योंकि भागता ही बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट करता है, मतलब एक्टिव होता है, तो ये सबसे ज्यादा पानी की से नीड होती है। तो जिसको पानी की नीड होती है इसलिए उसका नाम मृग के आधार पर मृग मरीचिका रखा। मृग मरीचिका का मतलब है वो उस वजह से अपने प्राण त्याग दिया। तो क्यों त्याग दिया भाई? तो हिंदी में इसका नाम ऐसे है, और इंग्लिश में इसका नाम मिराज होता है। मिराज मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन्स। बहुत दूर अपन ने कई बार देखा होता है कि व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ रोड, ऑन अ हाईवे, दिस इज अ हाईवे, ये हाईवे सड़क है, ठीक भाई।
तो दिस इज अ सड़क, हाईवे सड़क, रोड हो गई। तो रोड पे बहुत दूर अगर कोई व्हीकल वाला जा रहा होता है तो ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे पानी भरा हुआ रखा हुआ है, झिलमिलाती हुई सड़क नजर आती है। गर्मियों में अक्सर होता है, बट आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज्यादा हीट हो चुका है कि मतलब सर्दियों में भी नजर आ जाता है। ये टार की जो रोड होती है वो गर्म बहुत ज्यादा हो जाती है और इस वजह से ऐसा होने लगता है। तो अपन ने कहा कि ठीक बात है भाई। अब ये सपोज करो, कि ये हीटअप हो गई। तो हीटअप हो गई तो हीट होने से क्या है ना, इसके पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एयर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं तो एक हाइपोथेटिकल लेवल के ऊपर ज्यादा डेंसिटी होती है, मॉलिक्यूल की मोर डेंसिटी होती है, और नीचे मॉलिक्यूल की कम डेंसिटी होती है। तो होता क्या है, हवा में ही क्या है ना, एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है एयर में, जो दिखता नहीं है। लेकिन जब ये इंटरफेस क्रिएट हुआ तो नीचे इस इंटरफेस के रेयर था और ऊपर इस इंटरफेस के टेंसर था। तो सपोज करो कि आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो लाइक दिस एक ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ऑब्जेक्ट का इतना पोर्शन तो डेंसर में ही आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का अगर इतना पोर्शन डेंसर में आ रहा है तो कई बार ये बताया जाता है कि डेंसर से अगर कोई रे आ रही है तो एक समय तो ऐसा होगा जब वो इस तरीके से जा रही होगी, वापस जाएगी। अगर इस टिप से कोई रे इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उस ऑब्जर्वर को वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कुछ यूं नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा जैसे उसका ये वाला पोर्शन क्या है ना, इमेज बना के तैयार हो जाएगा। जब वो इमेज बना के तैयार हो जाएगा तो उसे लगेगा कि यार ये जो इमेज इन्वर्टेड दिखाई दे रही है ना, दैट्स अ इल्यूजन। और अगर उसे नहीं पता है कि इल्यूजन है तो भी उसे ऐसा लगता है कि अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो ऐसा लगता है मानो कि पानी ही भरा हुआ रहेगा। पानी अगर ना भरा हुआ तो उसकी इमेज हमें यहाँ पे नेचर में नहीं दिखाई देती। अब इसको पहचानने का मात्र एक तरीका है, बट इतने कॉन्क्रीट वे में कोई पहचानता नहीं है। सड़क पे चलते समय इतने रीजन की कोई इमेज नहीं बन रही होगी, क्योंकि ये किस में है, ये पेड़ का जो लोअर पोर्शन है वो रेयर में है, और रेयर से अगर कोई भी रे निकलती है तो वो कभी टीआईआर नहीं करती। तो उसे ऐसा लगता है मानो यहाँ पे वाटर फिल्टर करके दिया है। तो इस फिनोमिना को जो नाम दिया जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज मिराज। ये जनरली हम कहाँ देखने को देखते हैं, दिस फाउंड मेजरली इन डेजर्ट्स, मेजरली इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब वो नहीं जो खाने के बाद मिठाई आती है, हलवा जो आता है, मेजरली इन डेजर्ट्स, और और एट हॉट सरफेस इन समर। तो समर के टाइम पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस तरीके का पानी नजर आ रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एज मिराज फॉर्मेशन। अब ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, तो अपन लूमिंग पे चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, उसे लगता है कि जैसे पानी भरा होगा तो ही ठीक है। जैसे सपोज करो पापा मम्मी तुम्हारे जा रहे हैं एंड दे आर मूविंग विद स्कूटर, है ना, तो स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं। तो सपोज लाइक कि दिस इज देयर स्कूटर, और ये स्कूटर पे बैठ गए पापा एंड मम्मी। ओके, तो तुम लोग पापा मम्मी बैठ के चले जाए, ये मम्मी, ये पापा है और ये मम्मी है, ये पापा ये मम्मी है। अब देखो क्या हुआ कि पापा स्कूटर धीमे चला रहे हैं, समर का टाइम है, लू लगेगी। लेकिन मम्मी का काम है कि कोई वजह हो या ना वजह हो, इनको थोड़ा सा डांटना तो है। तो मम्मी ने कहा एकदम बूढ़े हो चुके हो क्या अभी से, हालांकि वो बूढ़े हैं लेकिन उनका डांटना लाजमी है। तो वो कह रहे हैं इतने कैसे ओल्ड हो चुके हो, तेज चलाओ यंग लोगों की तरह। तो पापा को भाई थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। तो पापा ने एक बार बोला भी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने कहीं पानी भरा हुआ रखा हुआ है। तो मम्मी ने कहा अच्छा 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 ये बात है। तो वो इस ए पॉइंट पे जब मम्मी अपना स्कूटर लेके पहुंचेंगी ना, तो मम्मी ने कहा यहाँ तो कोई पानी नहीं है। तो पापा को थोड़ी शर्म आ जाएगी, कहते हैं यार ये तो बड़ा गंदा हो गया, यहाँ तो पानी था ही नहीं, मेरी आंखें भी खराब हो गई। तो इनने डांटने की इंटेंसिटी डबल कर दी कि एक तो बूढ़े हो चुके, एक आंख भी तुम्हारी खराब हो गई है।
तो फिर क्या हुआ कि पापा ने इस ए पॉइंट पे आते ही अपने स्कूटर को एक्सलेट कर दिया जितने लेवल पे कर सकते हैं वो। और जैसे ही स्कूटर को एक्सलेट किया ना, स्कूटर चलने लगा, हवा में बात करने लगा। अब मम्मी खुश है। लेकिन बी वाले पॉइंट पे वास्तव में पानी भरा था। तो यहाँ पे वास्तव में पानी है। और जब यहाँ पे वास्तव में पानी था तो मम्मी ने कहा ऐसा लग रहा है तो मुझे भी कि पानी भरा है आगे। तो पापा ने स्टाइल में कहा कि हाओ हटो, तुम्हारी भी आंखें खराब हो रखी है, कोई पानी वानी नहीं है, बहुत देर से ऐसा ही लग रहा है। पापा अपना जा रहे एकदम एक्सलेट करते हुए, यहाँ पानी वास्तव में था। तो मतलब उनका स्कूटर तो एक्स एक्सिस में ही चला गया और मम्मी जो है वो चली गई वाई एक्सिस में, और पापा जो चले गए वो चले गए जेड एक्सिस में यानी हवा में। तो अब तीनों अलग अलग एक्सिस में है, तो तीनों अब थोड़ा कलेक्ट होने में टाइम लगेगा ना। अब इंडिया है तो लोग खुद आके कलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इतना कलेक्शन में टाइम लगेगा। जब कलेक्ट हुए तो फिर पापा ने पूरे दम से इन्हें डांटा। कहता कह रहे थे ना, रुक जाओ, जल्दी थी, समझ में आ गया। तो इन लोगों में इस कहानी में सिर्फ ये पता चला कि अगर पापा फिजिक्स पढ़े हैं लाइफ में और मम्मी भी पढ़ी है तो ऐसी कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये कई बार होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि सड़क पे पानी है, एक दो बार नहीं दिखता तो वो कहते हैं अरे कोई पानी वाली नहीं है। फिर वो जब जाते हैं तो अगर वास्तव में भी पानी भरा हो ना, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि मिराज का हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है या मिराज के अलावा करता है। तो इसलिए इसका नाम मृग मरीचिका रखा था, क्योंकि जब हिरण जाता था ना तो हिरण को प्यास लगते हुए बहुत दूर पेड़ वगैरह दिखाई देते थे, उनकी इमेज इन्वर्टेड दिखाई देती थी। और जब उनकी इमेज इन्वर्टेड थी तो हिरण सोचता था कि जैसे जैसे मैं भागता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मैं पानी के पास पहुंच जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट जितना डिस्प्लेसमेंट उस पानी के स्पॉट और उस खुद के बीच में उसे दिख रहा है ना, वो स्पॉट और वो पानी का स्पॉट और उसके खुद के बीच में वो डिस्प्लेसमेंट कभी कमी नहीं होता। अगर ये 5 मीटर शिफ्ट होगा तो ये सोर्स भी 5 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी चाह में वो आगे जाते अपने प्राण त्याग देता था। इसलिए इसका नाम पड़ गया मृग मरीचिका, क्योंकि फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मृग ही पाए गए जो मरे हुए थे। तो उन्होंने कहा था इनको बड़ी जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम एक पर्टिकुलर एनिमल बेस पे रख दिया गया है। ठीक है, चलो। अब तुम्हें कहानी भी सुना दी मैंने पापा मम्मी की, तुम भी सुना सकते हो पापा मम्मी को। बट अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है तो जल्दी समझ जाएंगे। तो ये चीज अब तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मिराज। तनु पापा को सुनाएगी क्या कहानी आज? क्यों क्यों नहीं सुनाएगी? पापा बहुत खतरनाक है क्या? छिट जाएगी? अरे बाप रे बाप। पापा से कह देना हम तो ज्ञान दे रहे थे आपको, वो भी फ्री में। ना पसंद आए कोई बात नहीं, मत लो। तो चलो ठीक फिर। तो ऐसा है तनु, पापा तुम्हें पीटेंगे लेकिन पापा को भी तो कोई पीटता ही होगा ना। पापा को मम्मी पीटती नहीं है क्या आजकल? अच्छा। अच्छा, मम्मी पीटती है मतलब। सही है फिर तो। टाइम पे ईएमआई मिलती रहनी चाहिए। अच्छा, डांट देती है, बहुत शानदार, एक नंबर। सही है मम्मी। अच्छा लगा मुझे सुन के। अब देखो क्या है, लूमिंग क्या है। तो लूमिंग इज अ फिनोमेना ऑफ विंटर्स। इज अ फिनोमेना ऑफ विंटर्स। अब ये मत कहना मेरे से कि समर का मिराज हो गया, लूमिंग विंटर का हो गया, तो सर बसंत ऋतु में कौन आएगा? अबे फिजिक्स तुम्हारी वसंत ऋतु नहीं देख रही है। फिजिक्स यहाँ पे ये देख रही है कि डेंसिटी का चेंज उतने लेवल पे हो सकता है क्या कि एक रेयर मीडियम बन जाए और दूसरा डेंसर बन जाए, इसलिए देख रही है। उस लेवल तक आना चाहिए। तो लूमिंग में क्या होता है, ये सरफेस हो गई और ये वाटर सरफेस है। ये वाटर सरफेस है।
ठीक है, बनाते जाना इसको। वाटर सरफेस, मान लो ये जो एक लेक है ना, क्या नाम है उसका, कश्मीर में है, डल झील। ये डल झील का सुहाना अपने पास एक मौसमी माहौल है। डल झील पे तुम लोग घूम रहे हो, इमेजिन कर लो, अपना तोपा वोपा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अब डल झील पे क्या होता है कि इतना ज्यादा कम हो जाता है टेम्परेचर के इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाती है, और इस लेवल के ऊपर यहां पर डेंसिटी कम हो जाती है। तो होता क्या है कि डेंसिटी के डिफरेंस से ये डेंसर मीडियम बन जाता है और ये रेयर मीडियम बन जाता है। तो सपोज डल झील में जब तुम वॉक करने गए, वॉक करने कैसे जाओगे, सॉरी, विजिट करने गए, नाव पे बैठ गए, तो ये तो तुम बैठे हो ए, और ये तुम्हारे पड़ोसी कोई घूम रहे हैं बी, ये दूसरी नाव है। तो इट्स समथिंग लुक्स लाइक, ये समथिंग लुक्स लाइक ये जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे होगी, ये डेंसर में ही जा रही है। एक समय आएगा कि ये वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जब ये उसी मीडियम में वापस आएगी, तो उस बंदे को, यानी ए वाले को, जो बी वाली नाव दिखाई देती है, अगर वो ऊपर की तरफ देखे, तो इट्स लुक्स लाइक कि ये हवाई जहाज बन गया। तो नाव का जो जहाज बन गया ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लूमिंग। लूमिंग मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ विंटर। ये समझ में आना चाहिए। ये सर। आ गया। सर ये ऐसे भी मतलब हो जाएगा फॉग में? हम्म, फॉग मतलब में तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऊपर क्या देखोगे। हाँ, ये सर। फॉग में आदमी को अपने मीडियम में दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे वाली गाड़ी थोड़ी रुक गई तो अपन आगे ठोक देते हैं, आगे वाली रुक गई तो पीछे ही ठुक जाती है। जब तुम देखो ना हाईवे पे जाके, अभी तो आया कहाँ है कोहरा, आएगा तो न्यूज में देखना, उसमें आएगा 50 गाड़ियां एक के पीछे एक, भाई टकरा गई। क्यों टकरा गई है, इसलिए। दैट्स कॉल्ड लूमिंग। ये सर। इसे दृष्टि भ्रम कहते हैं। दृष्टि भ्रम, लूमिंग को, दृष्टि को भ्रमित कर देती है। अब आता है अपने पास अगला फिनोमिना, दैट इज लाइक ऑप्टिकल इल्यूजन। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, सो इट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि इसको कंस्ट्रक्ट ही ऐसा किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर को हम कंस्ट्रक्ट ही ऐसा करते हैं। ये इस पे दो लेयर्स होती हैं। देयर आर टू लेयर्स इन ऑप्टिकल फाइबर। हाउ द इंटरनेट कम्स इन इंडिया, किसी को पता है? तो मैं उसका ऑडियो वॉइस कमांड दूं, इंटरनेट कैसे आता है इंडिया में? थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। और ये सी के अंदर आ रहे होते हैं, समंदर के अंदर डले होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो अमेरिका से जो ऑप्टिकल फाइबर आए होंगे ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बिछे होंगे, और उनको बिछाते बिछाते उनका जो एक नेटवर्क है, वो इंडिया तक भी पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से नेट आता है, ठीक है। उसके लिए फाइबर बिछाने पड़ते हैं डीप टू द सी। अगर कोई काट ले तो ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, उन्हें पता चल जाता है। उसके अल्टरनेट में और भी बहुत सारे फाइबर है, एक दो कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अब तो देखो, ये जो जियो सिम मतलब वोडाफोन ये सब का अपना नेटवर्क नहीं होता है इंटरनेट? नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये लेते हैं, ये लीज पे लेते हैं उनसे। यस सर।
उनसे लीज पे लेते हैं कि हम चलाएंगे, हमें फायदा हो घाटा हो, तुम तो ये बताओ रेट कितनी है, टेंडर उठता है इनका। तो जो ज्यादा दमदार हो वैसे ही, अपने आदमी नहीं होते विधायक, विधायक तो अपन को टेंडर दिला देते हैं, ऐसी मनमोहन ने ये था 4G 2G स्पेक्ट्रम, तो उसको घोटाले का नाम दे दिया गया था, सुना होगा ना। सर। तो घोटाला हो जाता है, स्पेक्ट्रम बेच देते हैं अपने भाइयों को, कहते भाई तुम चलाओ, भले ही भाई एकदम गरीब हो ना खरीदने वाला हो, लेकिन बेच देते हैं अपन फिर। तो जो तुम्हारा रॉबर्ट वाड्रा है, ही इज अ टेलर एक्चुअली, बाई वर्थ और बाई वर्क, लेकिन उसे प्रेम हो गया था, तो अब भाई उनको अमीर बना दिया। ये तो किस्मत वाली बात हो गई ना, बाई वर्थ कर्म से क्या था, वो तो टेलर वेलर गिरी करता था बस। तो दिस इज लाइक कि यहाँ पर ये जो है ना, इस सरफेस को अपन कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। क्लैडिंग। और इसके बीच में जो होता है ना ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज कोर। क्लैडिंग हमेशा रेयर मीडियम की होती है, और ये कोर हमेशा डेंसर मीडियम की होती है। तो जब भी कोई सिग्नल इस तरीके से चला जाता है ना इसके अंदर, जब भी कोई सिग्नल ऐसे चला जाता है ना, तो चाहे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी एंगल पे इंसिडेंस करे, इस बात का एकदम गारंटी होता है कि आई हमेशा थीटा सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब भी आई थीटा सी से ज्यादा होगा, तो फिर वो अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। फिर यहाँ चाहे वो किसी भी एंगल पे आ रही हो, लेकिन जाएगी फिर ऐसे, इस तरीके से फाइबर के मीडियम्स को हम सेट कर देते हैं। और ये चीज हमें, जो हम बचपन में मेले वगैरह में जाते हैं ना, फेयर में, तो मेला वगैरह में जब जाते हो, तो एक तुमने देखा होगा एक गुलदस्ता मिलता था लाइट का, उसमें से ऐसे 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 करके ना फाइबर्स निकले होते थे। हाँ ये सर। देखा है कि नहीं वो? आता है, घरों देखो में रखा होता है। फिर इसके अंदर लाइट जलती है एक, नीली लाल। तो अगर अपन इनकी टिप देखें ना, तो इनकी टिप जो है ना वो भी रेड हो जाएगी, अगर नीला लाइट जलेगा तो नीली हो जाएगी। यानी लाइट यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रही है, जबकि बैंडेड है। लाइट कभी बैंड तो चलती नहीं है, तो ऑप्टिकल फाइबर उनको फॉलो कराता हुआ लेके आ रहा है, कहते हैं, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे चलो ऐसे चलो। तो उसे ले जाने का काम ऐसा कर रहे थे। दीज आर कॉल्ड एज सस्ते चाइना फाइबर्स। तो सस्ते चाइना फाइबर्स जो आए थे, वो अपन को मेले में पहले दिखाई देते थे। अगर अपन महंगा वाला लेंगे ना, तो ऑप्टिकल फाइबर महंगे, काफी महंगे आते हैं, थोड़े बहुत महंगे नहीं आते। तो ये चीज अपन ने देख ली। अब ये बात समझ में आ गई ना कैसे काम करता है। अब इस पे क्वेश्चन दे दिया था आईआईटी एडवांस में। तो बंदा अगर ये कहे ना कि सर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मैं पहले तो उससे ये कहूंगा कि जब तू उस क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, बस ओनली पढ़ेगा, तो तुझे ये समझ में नहीं आएगा कि होना कैसे है। करने की बात तो बहुत दूर होगी। तो एडवांस और आईआईटी, ये एक छोटी चीज का नाम नहीं है ना। ये पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत होते हैं जो कहते हैं अरे आईआईटी का तो हम सोते सोते पढ़ा देते हैं। लेकिन जो सोते सोते आईआईटी का पढ़ाते हैं ना, वो एक्चुअली आईआईटी से नहीं होते, वो उनका आई यहाँ पे लगा होता है, तो वो इससे होते हैं। यस तो वो सर। सोते सोते पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन लड़का भी यहीं पे जाएगा फिर, क्योंकि वो पढ़ा भी तो नहीं से ना अपने गुरुजनों से। सो दैट्स नॉट लाइक के, ना ना ऐसा नहीं होता, तुमको पढ़ाना तो सीरियस ही पड़ेगा। तो ये जो चीज मैंने अभी बताई है ना ऑप्टिकल फाइबर की, दिस इज बेस्ड ऑन पैराग्राफ न्यूमेरिकल ऑफ एडवांस। जाके देख भी सकते हो कि पैराग्राफ न्यूमेरिकल ऑफ एडवांस क्या था। ठीक है, चला जाए आगे। यस सर। चलते हैं, चलना है तो लास्ट डायमंड है एप्लीकेशन। तो लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस इज लाइक डायमंड। ये डायमंड एप्लीकेशन है। डायमंड की एप्लीकेशन पे हम लोग बात करें तो कहने का मतलब है कि जो जितने रिफाइंड कटिंग वाले डायमंड्स होते हैं ना, उन रिफाइंड कटिंग वाले डायमंड्स में जब भी लाइट किसी भी एंगल पर अंदर चली जाती है ना, एक बार किसी भी एंगल पे अंदर चली जाएगी ना, तो फिर ये वापस नहीं आती बाहर, ये लगभग उसमें ही घूमती रहती है।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें 100 रेज आ रही तो 100 के 100 अंदर चलेगी, कोई बाहर नहीं थी। नॉर्मली द डायमंड गिव्स द एफिशिएंसी ऑन द बेस ऑफ प्राइस। इन प्राइसेस को हम कहते हैं गिफिन प्राइसेस। ये एक्स्ट्रा है, ये फिजिक्स का नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज गिफिन प्राइसेस। तो गिफिन प्राइसेस क्या होते हैं? गिफिन एक साइंटिस्ट का नाम है, भाई का नाम है। इट्स अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है। ये कहता है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ने लगे पैसे ज्यादा करने से, तो ऐसी चीजों को मैं गिफिन गुड्स कहता हूँ, जो कि मार्केट में आज भी अवेलेबल है। सपोज दैट कि तुम किसी ज्वेलर्स की दुकान पे गए और ज्वेलरी लेते समय तुमने उनसे कहा, भैया ये डायमंड कितने का है? तो भले ही वो उसका डायमंड 1 लाख का है, लेकिन उसने ऐसी मजाक मजाक में तो बता दिया 5,000 का है, तुम उसको कभी नहीं लोगे, क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी, बिकॉज उसका पैसा कम है। बट अगर वही 10,000 का वास्तव में होता और वो कहता कि ये आपको पड़ जाएगा 1 करोड़, तो तुम कहते ओहो माय गॉड कितना अच्छा है। तो उसकी प्राइस बढ़ती ना, साइकोलॉजिकली प्राइस तुम्हारे अंदर बढ़ गई और उसकी डिमांड भी बढ़ गई मार्केट में। तो ऐसी चीजों को हम गिफिन प्राइसेस बोलते हैं। डायमंड भी गिफिन प्राइसेस पे ही काम करता है। अब बात आती है कि ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉन गिफिन जो होते हैं ना, नॉन गिफिन का मतलब है सब्जी ज्यादा हो गई, प्याज, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, कहेगा अरे प्याज कम खा लो, मत खाओ यार। और अगर ये 1 करोड़ की प्याज आने लगी ना, तो शायद इस दुनिया में कोई ना खाए फिर से। तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये उल्टी है, ये रेगुलर कमोडिटी है जिनको अपन यूज करते हैं। सो दैट डायमंड इज द गिफिन गुड्स। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर तो गिफिन प्राइसेस अलग प्राइसेस होते हैं। सर जो TIR मतलब डायमंड में मतलब जो रे जा रहा है, तो सर रेयर टू डेंसर जाएगा इसमें। ये डेंसर है, ये डेंसर। रेयर टू डेंसर क्या है? ये रेयर है। यहाँ टीआईआर थोड़ी ना हो रहा है भाई, इस पॉइंट पे हो रहा है टीआईआर। इसका मतलब ये जो रे दिख रही है ना इतनी, ये किस मीडियम के अंदर जा रही है? डेंसर के अंदर। और अभी रेयर बाहर नहीं जा भाई, तो D2 आ रही होता है हमेशा टीआईआर। समझ रहे हैं ना सॉर्ट? समझ गए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि डायमंड क्या है। तो डायमंड इज बेस्ड ऑन कटिंग। जितनी बढ़िया कटिंग होगी, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसकी शाइन करने की, उतना ही बढ़िया पैसा भी होता है। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन टीआईआर। वरना अगर इसकी कटिंग ना होना, तो सिंपल है। ऐसा ही कई बार बच्चों के साथ भी होता है, व्हेन दे कम्स टू गेट एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट, तो वो कहते हैं कि अरे यार इनका पैसा तो 5,000 रुपये है, तो हम इसमें क्यों लें? समटाइम्स इफ दे आर कमिंग विद द गुड व्हीकल और फलाने ढिकाने, अगर बढ़िया गाड़ी से आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि हम ब्रांड लेंगे। ये सबके अंदर होता है थोड़ा थोड़ा, बट इट इज वर्थलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है इस सेंटेंस का। व्हेन द थिंग इज यूटिलाइजेबल और तुम्हें बढ़िया लग रही है, तो फिर तुम ये मत देखो कि इस पे लेवाइस लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे यूज तुम करोगे, उसके बाद 1 लाख लोग जब यूज करने लगेंगे ना, तो वो अपनी औकात पे आ जाएगी और वो एक ब्रांड बन जाएगी। तो ब्रांड धीरे धीरे बनते बनते बनता है। सब चीजें पहले एक नॉर्मल कमोडिटी में ही होती हैं, और धीरे धीरे उनको फिर अपन गिफिन गुड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आईटीज भी, ऐसा नहीं है कि आईटीज में हर किसी की नौकरी लग रही है। ऐसे बहुत बंदे हैं जो आईटीज के खाली बैठे हैं और रोटी बना रहे हैं घर पे ना सबके लिए। ऐसे भी होते हैं। तो चलते हैं फिर, डायमंड में एप्लीकेशन हो गई। इट्स अ टोटल टॉपिक दैट इज कवर्ड नाउ, द टीआईआर। ठीक है ना? अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुमको दे रहा हूँ, और इस टीआईआर बेस पे न्यूमेरिकल, इट्स अ न्यूमेरिकल ऑफ जेई मेन 2014। ये जेई मेन का प्रॉब्लम है। कहा है कहा है हमसे कि व्हाइट लाइट इज कमिंग। हमसे कहा है कि व्हाइट लाइट आ रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम, and a green light is parallel to interface। तो आ तो रही है व्हाइट लाइट,
और जो पैरेलल टू इंटरफेस जा रही है वो जा रही है ग्रीन कलर। तो उसने पूछा है कौन कौन से कलर इस ऑब्जर्वर को दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ कलर्स बताओ जो से एयर में दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ द मीडियम। चलो कर दो एक क्वेश्चन, ये जेई मेन का न्यूमेरिकल। काउंट द नंबर ऑफ कलर्स दोज आर कमिंग आउट आउटसाइड ऑफ द वाटर। प्रिंट आउट भी इसका दे दीजिएगा जो इन्होंने टाइप किया। चाय पी के टाइप कर लो, चाय दें? बताओ और बताओ क्या और चाहिए बताओ। चलो हो गया, कुछ हुआ? ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? काहे भाई, ऐसा क्या है? व्हाइट लाइट में क्या कलर होते हैं? 7 कौन कौन सा होता है? विग्योर। बिब्ड्योर, एक तो वायलेट और एक इंडिगो। बिव हो गया और बी फॉर ब्लू। आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा गाना है एक। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, 6 कलर ऑरेंज एंड रेड, यही तो होते हैं। यस सर। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड। तो अपन ने कह दिया तुम्हारा वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और यहाँ पे कह दिया तुम्हारा वेवलेंथ सबसे कम। तो ऐसे करके वेवलेंथ कम हो रही है, कि नहीं? यस सर। अब बताओ वेवलेंथ के इनवर्सली म्यू होता है कि नहीं? हाँ यस सर होता है। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका? वायलेट का। वाह मेरे राजा, एकदम सही। तो म्यू वायलेट सबसे ज्यादा और म्यू रेड सबसे कम, ऐसे करके ये चीज लिख लो पहले, तो बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ऑप्टिक्स का ना। दिक्कत ये है, ऐसा स्टूडेंट के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी पहले होता था। लिख लिया? 1 मिनट सर। ये सर हो गया। बहुत बढ़िया। अब हमको एक बात बताओ बढ़िया सी, वो ये बात है कि अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा सी भी तो होता है। ये सर। तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका साइन थीटा सी ज्यादा। क्या बोलते हो? ये सर। रेड तो बाजी मार गया, रेड तो बाजी मार गया। ये सर। अब तुम इस व्हाइट लाइट से पूछो कि तुम्हारे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितने कलर आ रहे हैं, तो कहेगा सब इक्वल एंगल से आ रहे हैं। आई 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 आई, है कि नहीं? ये सर। धीरे धीरे आंसर देना, भाग मत जाना, नहीं तो समझ में नहीं, हवा तक नहीं लगेगी।
अब हमने कहा इंडिगो कितने एंगल पे आ रहा है, इंडिगो ने कहा आई पे आ रहा हूं सर मैं तो। ब्लू कितने पे आ रहा है, वो भी कह रहा है मैं भी जरा आई पे आ रहा हूँ। ग्रीन से पूछा तुम, कहते आई पे तो आ रहा हूँ लेकिन मेरा आई आज दुनिया में थीटा सी के बराबर है मेरे। कहेगा कि नहीं वो? ये सर कहेगा। क्यों कहेगा? 90 डिग्री बन रहा है उसका नॉर्मल के साथ। एकदम सही समझ गया, एकदम सही समझ गया, क्योंकि ग्रीन क्रिटिकल एंगल पे है। अब मैंने कहा तू कितने पे आ रहा है, तो वगैरह मैं भी आई पे आ रहा हूँ, मैं भी आई पे आ रहा हूँ, मैं भी आई पे आ रहा हूँ। तो आई 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 तो सबको मतलब सेम ही मिला है। मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि चलो मान लेता हूँ आई बच्चों को समझाने के लिए 30 डिग्री ले लिया, तो सब 30 डिग्री पे आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, अगर इन सबकी कलर की बात की जाए ना, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ना वायलेट का, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा इंडिगो का, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ब्लू का, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ग्रीन का, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा येलो का, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा ऑरेंज का, और इसका क्रिटिकल एंगल जो होगा रेड का, इसके क्रिटिकल एंगल तो इनके म्यू पे डिपेंड करेंगे ना भाई। क्या बोलते हो? ये सर म्यू पे ही डिपेंड करे। सबसे ज्यादा म्यू जिसका होगा उसका सबसे कम क्रिटिकल एंगल होगा, है कि नहीं? ये सर। इसका मतलब बेनिफिट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई क्रिटिकल एंगल तो ऐसे चल रहा है, सबसे ज्यादा ये इसका होगा क्रिटिकल एंगल और सबसे कम इसका होगा। कोई दिक्कत है क्या इतने में? नो सर। नहीं है ना? नो सर। अब तुम मुझे बताओ, अगर इसका क्रिटिकल एंगल मैंने एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री मान लिया, तो येलो का 35 डिग्री तो रहा होगा ना? अबे कुछ भी रहा होगा, 30 से तो ज्यादा ही रहा होगा ना? हाँ यस सर। और इसका कम से कम 38 डिग्री रहा होगा, इसका मान लो 40 डिग्री, इसका 42 डिग्री, लेकिन इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस येलो का आज भी 30 डिग्री है, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो हर किसी के सेट का क्रिटिकल तो ज्यादा है, लेकिन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो टीआईआर होता है क्या? नो सर। नहीं होता ना। अब हमने पूछा ऊपर वाले सेट से कि मान लो ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए तो क्रिटिकल एंगल 28 रहा होगा ना, 30 से नीचे लेना चाहता हूं मैं डेटा, तो 30 से नीचे तो 28 या 25 कुछ भी ले लो। अब सोचो, ब्लू वाले से पूछोगे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, कहते हैं यार मेरी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मेरा क्रिटिकल एंगल तो कम है, और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, वो 30 पे है, और जबकि मेरा सेट 28 पे है। तो बताओ यहाँ पे टीआईआर होगा क्या? नहीं बाउंस हो जाएगा। अबे बाउंस क्या मतलब, टीआईआर होगा ना। नहीं। अबे टीआईआर का मतलब बाउंस ही होता है रे कार्टून, ये सर। होगा कि नहीं? होगा तो होगा। तीन तीन जो वो होंगे ना लाइट, वो 3 लाइट तो इसमें आ रही होंगी, इनका नाम होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और 3 बाहर की तरफ जा रही होंगी, इनका नाम होगा क्या क्या बोलो? येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो बाहर आ जाता है, नहीं समझे अब? तो ग्रीन के नीचे वाली वेवलेंथ वाली सब गई और ऊपर वाली सब बाहर, कोई दिक्कत? नो सर। अब तुम कहोगे समझ में अभी भी नहीं आया, लेकिन यही तो ऑप्टिक्स आ गया आ है, गया। ये बाकी बच्चों को नहीं आया। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, न भी याद हो तो जो ज्यादा वेवलेंथ होती है ना क्रिटिकल वाले कलर से उसको टिक कर दो, या फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है क्रिटिकल कलर से। सोचा ऐसे जाता है कि अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा हो रही है तो उसका क्रिटिकल भी बढ़ गया होगा, लेकिन इंसिडेंस वहीं फिक्स है, तो इंसिडेंस छोटा पड़ गया होगा, तो वहां टीआईआर नहीं होगा, बाहर चला जाएगा रिफ्रैक्शन करके। और अगर ऐसा हो जाए किसी का वेवलेंथ कम है तो उसका क्रिटिकल भी कम होगा, लेकिन उसका इंसिडेंस तो अभी
ज्यादा है तो अगर इंसिडेंट ज्यादा है और क्रिटिकल कम है तो ऑटोमेटिकली टीआईआर होगा, अंदर आ जाएगा मतलब बाउंस करके। यस सर। अब गूगल पे जाकर सर्च करो टीआईआर बेस्ड आईआईटी क्वेश्चन, इसमें शेयर नहीं होता है क्या? होता है सर कहाँ होता है? शेयर, तो सर लोग तो करते हैं। कौन? अभिजीत सर क्वेश्चन करते थे। अरे हमें नहीं आता ना यार केमिस्ट्री इसमें। में चंदन सर भी करते थे। चलो हम पूछते हैं, लाओ। अच्छा हाँ, चूज फाइल तो दी है, तो चूज फाइल से हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ वैसे ऐसे ही। बहुत जानदार जानदार न्यूमेरिकल है, लेकिन मजा आ जाता है टीआईआर पे, एकदम मौज आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं है। तुम्हें एक बढ़िया क्वेश्चन बताऊं? यस सर। देखो क्वेश्चन ये है, अब इसको यार भेजना कैसे है? भेजेंगे सर फोटो खींच कर। फोटो खींच कर, ठीक है। बट क्वेश्चन वो इतना जानदार है कि अच्छे अच्छे नरक कर लेंगे उसमें। तो तो मैं पेस्ट कर दीजिए। क्या करता? कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए इस पर। ओके, ये तूने सही आइडिया दिया मुझे। बड़ा दिक्कत है, कॉपी नहीं होता, लेकिन पता है क्या है कि सब वेबसाइट जो है ना, कॉपी नहीं करने दे रही है आजकल। बड़ा गड़बड़ हो गया इससे। पर कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक ग्रुप है ना? हाँ है सर। क्या नाम है उसका? रेडियन। मैं देखूं वो कहाँ है, वो ग्रुप मेरे पास आए तो वो एक बार, तो मैं भेज रहा हूँ फिर मैं। रेडियंस का 12th वाला। हाँ हम्म, इसमें देखो मैंने हाई भेजा है, देखो हाई आई क्या सबको? सर। नहीं आई? आ गई। आ गई ना? हाँ सर। अब देखो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ लो, मौज हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो तो भेज रहे हो। बस ये क्वेश्चन कर जरूर लेना। बड़ा क्वेश्चन है सर। है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना जरूरी है।
लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नजर आएगा, इस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना। देखो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन चाहिए ना जो ऑप्टिकल फाइबर का है तो हम दे रहे हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तुम्हें नोटबुक में भी करना होता है। ये सर कौन सी Patience बुक के है? साथ। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे? कौन सी बुक है सर ये? अरे बुक नहीं है, नेट से मैंने तो आईआईटी का डाल दिया पिछले बार के, मुझे मिल गए। बुक वो कुछ नहीं है, कहीं से ही मिल जाते हैं वो तो, समझ रहे हो? आईआईटी बेस्ड प्रॉब्लम डाल दी अपन ने। ये सर मतलब कि कृष्ण का नहीं है आ जाएगा कि तुम्हारा एक लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है ना, ये कि मैं जो एंगल से करता हूँ वो इसी सिस्टम में नहीं है। कृष्ण टाइप होता है ना, वैसे मैं करता बट यहाँ पे जैसे हम सिंपल वाला करता है, मेथड इनपुट करके आता है ऊपर दिया। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे ना इतने, एक दो क्वेश्चन कर लेना। ओके ओके सर। ओके बाय बाय। तो मैं कल और भेजूंगा निकाल निकाल कर, पहले सीख लूँ मैं कैसे भेजते हैं। ये सर क्वेश्चन ग्रुप पर ही डाल दिया करिए। ओके ओके ऑल राइट, बाय लोग, बाय बाय।